गुड इवनिंग, कैसे हो आप? चलो आज एक अपन छोटा सा टॉपिक फिर डिस्कशन करने आए हैं। अपने छोटा सा टॉपिक है, कम्युनिकेबल डिजीज का है। अलंग रोग या फिर रेबीज। क्या पढ़ रहे हैं अपन? अलंग रोग। अलंग रोग का मतलब सीधा क्या है कि अपन पढ़ रहे हैं रेबीज। रेबीज किसकी वजह से होता है, किसके काटने की वजह से होता है, क्या क्या इसके साइनस सिम्टम्स हैं, और कैसे अपन इसको बचाव किया जा सकता है। तो चलो इसकी कंटिन्यूटी में अपन पढ़ते हैं कि अलंक रोग या जलांतक मतलब रेबीज पढ़ रहे हैं कि रेबीज क्या होता है। तो वैसे बेसिकली अपन जनरल में पढ़ते हैं कि रेबीज क्या है, एक अत्यंत संक्रामक वायरल रोग है। मतलब सीधा मतलब है रेबीज भी कैसा है, एक वायरल डिजीज है। ठीक हो। सेकंड अपने इसकी बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं। इसका जो मेन सिम्टम्स होता है वो होता है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, मतलब जल से डरना, जल दिखते डरता है, हाइड्रोफोबिया होता है। ये दे सेकंड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। और इसका मोस्टली क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, जो प्राणघातक बीमारी है ये किस क्या है, लिसा वायरस टाइप फर्स्ट की वजह से ये होता है। और ये किस में पाया जाता है, कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी और सियार, इसकी किस में पाया जाता है, लार के अंदर पाया जाता है। लार या अपन जिसको बोलते हैं सलाइवा बोल सकते हैं, ये लार या सलाइवा के अंदर इसके क्या पाए जाते हैं, ये मोस्टली इसके जो वायरस होता है वो इसकी लार के अंदर होता है। तो रेबीज क्या होता है, रेबीज की अपन बात करें तो रेबीज मोस्टली किस में होता है, कुत्ते काटने, बिल्ली, कुत्ते, लोमड़ी, सियार काटने की उसकी लार में पाए जाने वाला वायरस है। तो अगर किसी को भी रेबीज हुआ है तो उसको 100% चांस है किसी ना किसी उसको डॉग बाइट ने कट किया है। तो इसका मोनली सिम्टम हाइड्रोफोबिया मतलब जड़ से डर लगता है। यह भी एक संक्रामक, अत्यंत संक्रामक क्या है, वायरल रोग होता है। नेक्स्ट इसकी कंटिन्यूटी में अपन डिस्कशन करते हैं, वो करते हैं इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका कारण क्या है, मेन हर चीज का किसी ना किसी एक कारण होता है कम्युनिटी में, वो पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट है लिसा वायरस टाइप ए। इसका मेन क्या है, कारक है। कारक मतलब इसकी वजह से ये होता है। नेक्स्ट सेकंड है उसके उद्भवन अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, वह है 3 से 8 वीक। मतलब लगभग ये मान लो 2 मंथ से पहले पहले क्या हो सकता है, इसका उद्भवन या इसके सिम्टम्स हैं वो, या फिर उसके जो सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जैसे अपने पहले भी डिस्कशन किया, जैसे डॉग है, कैट है या मंकी के काटने से, मतलब जो एनिमल बाइट है उसके काटने की वजह से ये होता है। लिक्स के हो सकता है, एरोसोल से पर्सन, मतलब आदमी का अगर ह्यूमन बीइंग किसी को काट ले, या आदमी या अपन जिसको अपन पर्सन बोलते हैं वो भी अगर किसी को कट कर ले तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, उसको रेबीज हो सकता है। क्यों, रेबीज उसकी भी लार्वा में पाया जाता है। नेक्स्ट अपन इसकी कंटिन्यू, उसके मोस्टली साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, मतलब उसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट अपन लक्षण की बात करें कि उसको क्या होता है, सर दर्द होता है, मतलब उसको क्या होता है, हेडेक चालू हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड इसकी अपन बात करें कि उसको फीवर आता है, मतलब बुखार आ जाता है, सर दर्द हो जाता है, बुखार, कुत्ते काटने वाले स्थान पे दर्द और सनसनाहट होता है, वायु से डर लगता है, मतलब एरोफोबिया भी हो सकता है, पुतलियों का फैलाव हो जाता है, पसीना अत्यधिक आता है, लार टपकना चालू हो जाता है, जैसे उसके लार में होता है। तो मोस्टली जो सलाइवा, लार लार टपकना चालू हो जाता है। नेक्स्ट जैसे कि कंटिन्यूटी में आता है कि अपन इसके अंदर उसको क्रोध एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पेशेंट क्या किस में जा सकता है, पेशेंट डिप्रेसिव हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, मतलब उसको न्यूरोट्रांसमीटर कम हो सकते हैं। जल से जो भय है वो हाइड्रोफोबिया ही है, जिसके अंदर अपने लिखा था हाइड्रोफोबिया
नेक्स्ट अपन इसकी बात करें, कन्वर्जेंस भी आ सकते हैं, प्रेजेंट है, बेहोश भी हो सकता है। ये इतने से इसके क्या थे मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि अपने इसके अंदर छोटे से टॉपिक में डिस्कशन किया। नेक्स्ट इसी की कंटिन्यूटी में एक टॉपिक आता है कि इसके जो रेबीज है उसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर है वो और कौन से डायग्नोसिस हैं जिससे कन्फर्म होता है कि उसको रेबीज नहीं कहते। फर्स्ट है जानवरों के काटने की जानकारी, क्या होना चाहिए, कौन से जानवर ने काटा उसकी जानकारी होनी चाहिए। रोगी के लार या घाव के स्त्रावों का वायरस आइसोलेशन हेतु जांच करना, मतलब वायरस है या नहीं है उसके वायरस का आइसोलेशन की अपन जांच करते हैं, वो है। नेक्स्ट है रोगी का परीक्षण करते हैं, लक्षणों का परीक्षण, मोस्टली इसके लक्षणों का आइडेंटिफाई से ही अपन कर सकते हैं। मोस्टली रेबीज का जो कॉम्प्लिकेशन है वो इसका ट्रीटमेंट कम है, मतलब ये मोस्टली किसकी वजह से हो सकता है कि अगर किसी को रेबीज हो गया तो उसकी क्या मोस्टली कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसकी डेथ हो सकती है, डेथ हो सकती है। मतलब मृत्यु हो सकती है। तो ये अपन इतने से इसकी क्या पढ़े थे, चीजें पढ़ी। नेक्स्ट इसकी कंटिन्यूटी में अपन पढ़ते हैं कि जो रेबीज है उसके क्या प्रिवेंशन किया जाए, मतलब रोकथाम कैसी जाए कि रेबीज उसको नहीं हो। काटने वाले को अपन जैसे पहले डॉग बाइट है उसको अपन वैक्सीनेशन किए कर दिया जाए, या मोस्टली जो टीकाकरण अपन बोलते हैं टीकाकरण अगर कर दिया जाए, या अपन उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन अगर उसको कर दिया जाए तो क्या होता है उसको रेबीज नहीं होता है। मतलब रेबीज के मोस्टली 4 से 5 इंजेक्शन है या वैक्सीनेटेड होता है या उसकी डोज है। नेक्स्ट है अगर जैसे अपने फर्स्ट लिस्ट में लिखा है रोगी को आइसोलेशन वार्ड में किया, अगर उसको हो गया तो वो किसी दूसरे को कटेगा, दूसरे लार्व्स में उसको बचाने का आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट शांत वातावरण में रखते हैं और उसको दर्द नहीं हो तो उसके लिए एंटी कौन सी दर्द जो दवा है मतलब डाइक्लो पीसीएम उसको दे सकते हैं, डाइक्लोपिन पीसीएम उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट उसको कुत्ते जहाँ पे काटा है उसको अपन किससे पानी से साफ करना है, साबुन और पानी के घोल को अच्छी तरह से क्या साफ करना है, जिससे जो संक्रमित लार है वो क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। संक्रमित लार क्या हो जाए उसकी क्लीन हो जाए। बिटाडिन सोल्यूशन या टिंचर आयोडीन का प्रयोग करना है। एंटीबायोटिक ड्रग्स और एंटी टिटनस का प्रयोग करते हैं। मोस्टली एंटीबायोटिक्स जो ड्रग्स है उसका अपन यूज में लेते हैं, और एंटी जो टिटनस है टिटनस टॉक्सोइड टिट्टी का अपन मोस्टली उसको क्या करते हैं टीका लगवाते हैं। नेक्स्ट अपन उसकी और क्या प्रिवेंशन है, कुत्ते अगर काट लिया जाए तो उसको मोस्टली कितने दिन तक निगरानी रखते हैं, मोस्टली 10 दिन तक अपन उसको क्या करेंगे उसको निगरानी पे रखेंगे। नेक्स्ट है कि जो एंटी एरेबिक सीरम है या रेबीज इम्यूनोग्लोबिन RIG रोगी को लगवाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको 4 से 5 दो इसकी डोज है, वो उसको क्या करते हैं हर टाइमली अपन उसको लगवाते हैं। नेक्स्ट इसी की कंटिन्यूटी मतलब जो घाव है उसको त्वचा के कटाव वाले व्यक्ति रोग कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए, मतलब खुले घाव त्वचा के वातावरण कटाव में क्या नहीं करना चाहिए, उसको वहाँ पे परमिशन नहीं देनी चाहिए। और उसके बाद में बैरियर नर्सिंग लिखा होना चाहिए, बैरियर नर्सिंग लिखा होता है तो उससे क्या होता है जो नर्सिंग है उसको पहले ही पता हो जाता है कि अगर उस पेशेंट के पास जाना है तो फुल ऑफ प्रोटेक्शन के साथ में पेशेंट के पास में जाना है, मतलब बैरियर नर्सिंग उसमें लिखा आता है। क्रियाशील और सक्रिय टीकाकरण दे, सेलुलर वैक्सीनेशन का CCV बोलते हैं। नर्वस टिश्यू वैक्सीनेशन होता है और एक डक एम्ब्रियो वैक्सीनेशन होता है। ये मोस्टली उसको टीकाकरण एक्टिवली टीकाकरण करवाना होता है। ये अपने छोटा सा अपने टॉपिक पर आता है रेबीज, जो आपके एग्जाम में मोस्टली आ सकता है, मोस्टली होने वाला रोग है। सबसे बाद में मोस्टली पॉपुलर रोग अपन जिसकी बात करें वो तो क्या होता है, मलेरिया होता है। मलेरिया, और मलेरिया किसकी वजह से होता है ये आपको सबको पता है। ये एक न तो बैक्टीरियल रोग है न वायरस जनित रोग है। ये क्या जनित है, पैरासाइटिक रोग है, मतलब परजीवी या प्लाज्मोडियम से होने वाला क्या है ये रोग है। और ये मोस्टली किसकी वजह से होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर या ऐसे बोल सकते हैं फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है
उसके कट करने की वजह से, मतलब इसकी जो ये मच्छर है या मॉस्किटो है, ये जो मच्छर है इसके कट करने की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। तो ये अपने मलेरिया का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसके बाद में बहुत प्रकार के टाइप्स ऑफ या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत प्रकार के टाइप्स होते हैं, जितने पॉजिटिव 4 टाइप्स के हैं। जैसे फर्स्ट अपने पढ़ा था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, एक प्रकार का जो होता है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से ये वाला जो होता है उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम होता है, जो सबसे कॉमन पाया जाता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम मलेरी नामक का होता है, और चौथा नंबर का होता है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो ये जो है इनके अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करें, फर्स्ट नंबर का जो पॉजिटिव एजेंट है या टाइप्स, इसका अपन बात कर सकते हैं। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड मोड से 8 से 17 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 8 से 17 दिन का। और प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है, उसका इंक्यूबेशन 9 से 14 दिन तक होता है। जैसे अपन बात करें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की अपन बात करें तो उसका 8 से 17 डेज का होता है। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम की अपन बात करें तो 9 से 14 दिन का होता है। और मलेरिया की बात करें तो 18 से 40 दिन तक का होता है। और उसके बाद में प्लाज्मोडियम ओवेल की बात करें तो इसकी 16 से 18 डेज का क्या होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इतने दिन में ये स्प्रेड हो सकते हैं। और इसके मोस्टली प्रिवेंशन के लिए ये इंक्यूबेशन पीरियड की ज़रूरत नहीं है। इसके मोस्टली पीरियड अपन मोस्टली क्या करते हैं कि इसके लिए अपन को घर के अंदर मच्छरदानी का यूज़ करना है प्रिवेंशन के लिए। मॉस्किटो जो हैं गुड नाइट जो फ्यूम्स है वो नाइट में सोते टाइम यूज़ करना है। बोर्ड मास वगैरह भी आता है, वो भी अपन आप इसके अंदर क्या करते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अपने घर के अंदर जो गंदा पानी है जो जहाँ पे इकट्ठा हो रहेगा उसको क्या करना है, साफ करना है। और जैसे कूलर और एसी है तो उसको क्या करना है, टाइम टू टाइम उसको क्या करना है, साफ सफाई रखनी है। तो उसको अपन ये सारी चीज़ जैसे अपन इसको क्या कर सकते हैं, बचाव किया जा सकता है। तो इनके बचाव करने की वजह से अपन मलेरिया से बच सकते हैं। अगर है तो तुरंत इमीडिएट और इन्वेस्टिगेशन करवाना होता है। चलो इसके कंटिन्यूटी के बाद में अपन एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं। अपना छोटा सा टॉपिक है इसकी कंटिन्यूटी में हेपेटाइटिस। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेपेटाइटिस। ये जो हेपेटाइटिस होता है ये भी बहुत प्रकार के इसकी मतलब एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कम्युनिटी के अंदर मोस्टली पाया जाता है। तो इसको भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ये अपना डिस्कशन करने के पीछे यही है कि जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बहुत प्रकार के हेपेटाइटिस होता है। ये मोस्टली वायरस जनित रोग है। वायरस जनित का मतलब रोग क्या है, ये वायरस से होने वाला क्या है, रोग है। तो इसको अपन ने क्या कह दिया, ये वायरस रोग कह दिया। ये मोस्टली किसके वायरस है, यकृत का। तो अपन देखो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ये एक हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस हेपेट का मतलब क्या है, हेपेटाइटिस का सीधा मतलब है लीवर के अंदर इन्फेक्शन से। लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाए उसको हेपेटाइटिस है। हेपेटाइट का मतलब लीवर, TIS मतलब इन्फेक्शन। तो इसके अंदर मोस्टली किसको अफेक्ट करता है, लीवर को अफेक्ट करता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये किसकी जनित रोग है, ये वायरस जनित रोग है। तीसरी अपन चीज इसकी बात करें तो ये मोस्टली लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होने की वजह से ही ये होता है। ये प्रकार के कितने होते हैं, A, C, D और E। इसका मोस्टली के जो वायरस होता है वह RNA प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस बी फैलाने वाला वायरस होता है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, D और E फैलाने वाले RNA प्रकार के वायरस होते हैं।
और ये इन्फ्लामेशन क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, मतलब लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको अपन हेपेटाइटिस कह सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस कितने प्रकार के हो गए, हेपेटाइटिस ए प्रकार का हेपेटाइटिस होगा, जो बी वायरस कट करता है तो उसको हेपेटाइटिस बी वायरस बोला जाता है। हेपेटाइटिस सी प्रकार का एक तीसरा हो गया, चौथा हेपेटाइटिस ई पर हो गया, हेपेटाइटिस डी हो गया और हेपेटाइटिस जी। तो मोस्टली ये जो हेपेटाइटिस वो कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के, ये हेपेटाइटिस हो गए, मतलब 6 प्रकार के इसके क्या हो गए, टाइप्स हो गए। तो ये आपने क्या पढ़ा, एक हेपेटाइटिस छोटा सा टॉपिक डिस्कस का इंट्रोडक्शन डिस्कशन किया, इसके टाइप्स डिस्कशन के। नेक्स्ट है जो हेपेटाइटिस होता है ए है, उसको अपन डिटेल से अपन स्टडी करते हैं। ये भी क्या है, एक तीव्र जनिक रोग है जो कि किसके वायरस से, हेपेटाइटिस ए वायरस की वगैरह से ये फैलता है। इसके नाम से ही जाना जाता है कि पिको मेवरिडीन परिवार या फैमिली से है, जिसके इंट्रोवायरस से अपन देखा गया है। तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉजिटिव एजेंट क्या है, वो है अपना हेपेटाइटिस ए। उद्गम पीरियड की अपन बात करें तो ये 10 से 15 दिन होता है, मतलब ये हेपेटाइटिस ए है। इसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अगर जिसकी बात करें तो ये क्या है, कौन से वायरस का है, हेपेटाइटिस ए वायरस है। और दूसरी अपनी इसकी चीज़ बात करें, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका हेपेटाइटिस ए वायरस है। और ये क्या है, वायरस जनित रोग है, मीन्स क्या है, वायरस जनित रोग है। ये कौन सा रोग है, वायरस जनित रोग है या वायरस डिजीज है। इसके बाद में इसकी इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, आईपी कितना है इसका, आईपी है 10 से 50 दिन, मतलब इन्फेक्शन होने के 10 से 50 दिन में ये क्या हो सकता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स शो हो सकते हैं। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर, ये इसके आपके ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो इसके अपनी इतनी सी बेसिक चीज़ें पढ़ी। नेक्स्ट अपन इसकी मेल और फीमेल दोनों को ही अफेक्ट करने वाला है। इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है कि हैवी रेनफॉल, अगर ज़्यादा जहाँ बारिश होती है तो वहाँ पे हेपेटाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद में संचरण का जो प्रकार है वो क्या चीज़ है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये पेरेंटल रूट की वजह से हो सकता है, जो भी इंजेक्शन लगाते हैं एक दूसरे का वायरस, फेकल ओरल रूट से हो सकता है, और सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी क्या हो सकता है, ये इसके क्या हो सकते हैं कि वायरस हो सकता है, जिसकी वजह से अपन को हेपेटाइटिस किसी को भी हो सकता है, वो उसके तहत पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि लक्षण क्या है या इसके साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से क्रिएट होते हैं। जैसे फर्स्ट अपन बुखार या उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, फीवर आ सकता है, मतलब उसका बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना बढ़ सकता है, अबव 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट थकान या फैटिक हो सकता है। नेक्स्ट उसको हेडेक हो सकता है, या जिसको अपन बोलते हैं सर दर्द हो सकता है। नेक्स्ट थकान हो सकती है, जी मचलाना हो सकता है, भूख के अंदर मोस्टली कमी आ सकती है, वोमिटिंग, जैसे उसको उल्टियाँ आ सकती हैं। उल्टी आने का मतलब सीधा मतलब उसको क्या हो सकती है, उसको उल्टी हो सकती हैं। पेशाब में पीलापन हो सकता है, मतलब येलोइंग यूरिन है तो उसको क्या हो सकता है, जॉइंडिस भी आ सकता है। पेट में दर्द, मतलब एब्डोमिनल पेन उसको हो सकता है। तो ये इतने सारे इसके लक्षण पड़े थे, या साइनस सिम्टम्स या अपन जिसको बोलते हैं, ये लक्षण होते हैं जिसकी वजह से उसके लक्षण या जो चिन्ह उसकी बॉडी में आ सकते हैं। नेक्स्ट है उसका डायग्नोसिस क्या है, हेपेटाइटिस ए को अपन कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि उस पर्सन को हेपेटाइटिस ए है। हेपेटाइटिस ए का मतलब है कि उसको ये वाला जो हेपेटाइटिस है कि बी और सी इससे कोई नहीं है, उसको कौन सा टाइप का हेपेटाइटिस है, ओनली फॉर हेपेटाइटिस ए वायरस, ये हेपेटाइटिस ए उसको हुआ है। नेक्स्ट अपन इसका पढ़ते हैं कि अपन जो डायग्नोस्टिक हेपेटाइटिस ए में अपन बिलीरुबिन लेवल चेक करते हैं, उसका शारीरिक परीक्षण में रोग के इतिहास के बारे में एसजीओटी एसजीपीटी करते हैं, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जीलेक्टिक ट्रांसमिनेज
ये एजीपीटी सीरम ग्लूटामेट पायरुविक ट्रांसमिटेज, एजीओटी और एजीपीटी करते हैं। एजीओटी का फुल फॉर्म नाम है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। एजीओटी और एजीपीटी आते हैं। एजी, एस का मतलब सीरम है, जी का ग्लूटेमिक है, ऑक्जेलिक एसिटिक ट्रांसमिनेज है। एजीपीटी का मतलब सीरम ग्लूटामिक पायरुविक एसिड है। ये किसकी जांच है? ये ब्लड की जांच है, मतलब ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड की अपन क्या कराते हैं? उसे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। नेक्स्ट ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट है साल्ट, सीरम एलेमाइन एमिनो ट्रांसफरेज, ये भी अपन इसकी ब्लड की इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि इसको कौन सी वाली डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट अपन इसकी बात करें कि हेपेटाइटिस ए है, उसको मोस्टली क्या करते हैं? संक्रमित होने के बाद या पहले उसको आईजीजी लगवाना चाहिए। आईजीजी लगवाने से उसकी इम्यूनिटी बॉडी में बढ़ जाती है, और इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो क्या होगा कि उसको जल्दी रिकवरी होने के चांसेस होंगे। मोस्टली एंट्रिक आइसोलेशन करना है। एंट्रिक आइसोलेशन का मतलब है उसको लेटरिन या जो भी जाए तो उसको मतलब आइसोलेट रखना है। अंगुली मार रखी वस्तु मुंह में डालने की आदत को छोड़ना चाहिए। गंदे पानी की जो फल सब्जियां हैं उससे भी आइसोलेट रखना है। स्टेरॉइड दिया जाता है, एंटीमेटिक ड्रग्स दी जाती है, आईवी फ्लूइड्स हैं, विटामिन दिए जाते हैं, संतुलित आहार दिया जाता है, और पर्सन्स को एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती है। इसी के इसका पॉइंट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी अपन पढ़ते हैं, तो हेपेटाइटिस जो बी है, मतलब हेपेटाइटिस जो बी है वो भी क्या है? एक प्रकार का क्या है कि वायरल डिजीज है। इसके अंदर मोस्टली हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाला रोग है, और इसको डिस्कवरी में, और ये मोस्टली जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाला रोग है, और ये हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। कौन से वायरस की वजह से होता है? हेपेटाइटिस बी। और ये भी किसको अफेक्ट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है? अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर ये वो आरएनए प्रकार का वायरस था, और ये क्या डीएनए वायरस है। मतलब कौन सा? ये डीएनए वायरस है, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड प्रकार का वायरस है, और इसको अपन क्या बोलते हैं? सरफेस एंटीजन है, एक और एंटीजन है, और ई कॉन्टीजन है। और नेक्स्ट इसके कारक की बात करें, कैसे ये फैल सकता है, तो ये फैलने का आपको सबको पता है। मोस्टली फैलने वाले जो कारक हैं वो पेरेंटल रूट के थ्रू हो सकता है, पेरेनेटल मतलब डिलीवरी हुए, पेरीनेटल डिलीवरी होते टाइम हो सकता है, या सेक्सुअल ट्रांसमिशन में भी क्या हो सकता है? मोस्टली हेपेटाइटिस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे पर्सन को मोस्टली क्या करते हैं कि कंडोम यूज करने के लिए, या पर्सन को आइसोलेशन रखा जाता है जब तक उसको हेपेटाइटिस रिकवरी नहीं आ जाती। उसको मोस्टली एंटीबायोटिक और एंटीवायरल ड्रग दी जाती है, और उसको आईवी फ्लूइड है, और वो चेक कराते हैं, एजीओटी एजीपीटी चेक कराते हैं, और एचबीएससी एजी अपन करते हैं, एल्केलाइन फॉस्फेट भी अपन कराते हैं। शारीरिक परीक्षण से अपन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस वाले पर्सन्स को।
सिरोसिस ऑफ लीवर। ये आप मेडिकल सर्जिकल में बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। हेपेटाइटिस सी का उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? हेपेटाइटिस सी है। नेक्स्ट उसका उद्भव हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड कितना, उससे 6 से 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड इसको रखा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको मैंने पहले ही बताया था, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोडक्ट मतलब रूट आदि के थ्रू भी की क्या हो सकता है, किसी को भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। इसलिए मोस्टली हॉस्पिटल में क्या था, एवरी ईयर, एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर उसको क्या लगवाना चाहिए, जो मेडिकल स्टाफ है उसको वैक्सीनेशन किया जाता है किसका, हेपेटाइटिस। लगवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, स्टाफ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल। जैसे नेक्स्ट अपन बताते हैं हेपेटाइटिस डी। इसको हेपेटाइटिस डी मतलब डी का मतलब डेल्टा, डेल्टा हेपेटाइटिस भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी की तरह ये फैलता है। मोस्टली इसके बी के जैसे इसके सिम्टम्स पाए जाते हैं, लेकिन एक क्रोनिक लीवर इसके बाद में अगर इन व्यक्ति में ये विकसित होता है, इसके बाद में क्रोनिक लीवर डिजीज और सिरोस, क्रोनिक लीवर डिजीज हो सकता है, सिरोसिस ऑफ ए लीवर हो सकता है। नेक्स्ट इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो वो आपको पहले ही बताया, पॉजिटिव ऑर्गेन हेपेटाइटिस डी वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें तो वो अपना कितना है, 2 से 12 वीक तक इसका है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पहले के जैसे ही है, पेरेंटल रूट से हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन रूट के ये वजह से भी ये क्या हेपेटाइटिस हो सकता है, ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल ट्रांसमिशन भी ये हो सकता है। तो मोस्टली हेपेटाइटिस बी है, सॉरी हेपेटाइटिस डी है, उसको अपन क्या कहते हैं, डेल्टा कहा जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, आगे चल के इसका नाम क्या पड़ा, हेपेटाइटिस बी आया। मतलब सेक्सुअल, अगर सामने वाला पर्सन है वो किसी हेपेटाइटिस बी का सफरिंग कर रहे हैं, अगर उसके साथ में अगर कोई कांटेक्ट करता है, कॉन्टेक्टली